बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, वी ऑल सॉ दैट के कल हुकूमती वज़रा आते हैं टेलीविजन के ऊपर और नई पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो अनाउंस करके चले जाते हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट को इदराक तो होगा कि आम पाकिस्तानी की मुश्किलात किस कदर बढ़ेंगी। मैं मवाजना भी नहीं रखना चाहता कि जब रशिया और यूक्रेन की जंग हुई, जब अभी मौजूदा जंग जो दुनिया के अंदर लगी हुई है, तब प्राइसेस क्या थे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, आज प्राइसेस क्या हैं। मैं सिर्फ एक तकाबली जायज़ा आपकी खिदमत में ज़रूर रखना चाहूँगा कि माजी के हुक्मरान क्या स्टेटमेंट्स देते रहे। मरियम बीबी, मरियम औरंगजेब साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, जो आज हुकूमती जमातें हैं, इनके सरबराहान इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में जब फ्यूल प्राइसेस 5 या 10 रुपये पर लीटर बढ़ती थी तो क्या स्टेटमेंट्स देते रहे। और आज जब हंड्रेड्स में बढ़ती हैं, कभी 55 रुपये बढ़ती है और कभी 100 से ज़ायद कीमतें पर लीटर एकदम बढ़ा दी जाती हैं, और उसके बाद जो नई एक वेव आएगी महंगाई की, उसके ऊपर आज के शो में बात करेंगे। चंद मोटे मोटे मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दूं कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो जनाब कह रहे हैं कि हम 60% किराए बढ़ाने जा रहे हैं। जो आम मुसाफिरों के लिए सहूलतें थी उनके किराए किस कदर बढ़ा दिए जाएंगे। येस, इसमें कुछ अच्छा भी हुआ कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब में जो ट्रांसपोर्टेशन थी, गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्टेशन थी, वो आम लोगों के लिए फ्री कर दी। बाकी सूबे भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। वफाक में मोहसिन नकवी साहब ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का ऐलान कर दिया। लेकिन कितने परसेंट लोग हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं? कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने डेली कम्यूट करना है, ऑफिस में जाना है, फैक्ट्रियों में जाना है, कारोबार करना है, नौकरियां करनी है? उनका क्या बनेगा इन डेज टू कम? किस कदर महंगाई बढ़ेगी? आज के शो में इस पर बात करेंगे। मेरे पहले मेहमान हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। आप हमारे मुर्शिद और अक्सर हमारे शो में आप डॉक्टर साहब से सीखते भी रहते हैं, कम से कम मैं तो ज़रूर सीखता रहता हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। पहला सवाल यही, वैसे तो मैं हमेशा भी जब से आपसे गुफ्तगू होती है, पहला सवाल यही होता है, व्हाट्स कमिंग आवर वे, बट नाउ आई हैव एन आइडिया व्हाट्स कमिंग आवर वे। सर, ये प्लीज़ थोड़ा सा ब्रेक डाउन पर लीटर के हिसाब से मुझे समझाइएगा। एक तो हमारी पर डे कंजम्पशन है कितनी फ्यूल की पाकिस्तानी कौम की पूरी की, और अगर 1 रुपए के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो पर डे कितना इजाफी बोझ पड़ता है, और फिर यहाँ पे तो कहानी हंड्रेड्स में चली गई है। ज़रा प्लीज़ को थोड़ा सा समझाइएगा मुझे और मेरे नाजरीन को। दो बातें। पहली बात तो ये है कि आलमी मंडी में जो जंग से पहले $70 का बैटल रेट था, वो अब कोई 110-112 पे पहुंच ठीक है। गया। तो पाकिस्तान के अंदर तो कीमतें बढ़ाना नामुमकिन है। किसी हुकूमत के पास किसी किस्म की ताकत नहीं है, क्योंकि जो आपने बताया कि तकरीबन 4.5 लाख बैरल रोजाना के इस्तेमाल करते हैं हम डॉलर के ऊपर। ठीक है। इससे लगभग 60 से 65 हजार बैरल जो है वो पाकिस्तान के अंदर पैदा होता है। अब ठीक है। समझिए कि 85% तेल बाहर से आता है, 14 से 15। ठीक है। जब 50% तेल बाहर से आ रहा है तो जो आलमी मंडी में कीमत होगी उसका रिफ्लेक्शन पाकिस्तान में होता है। हम्म। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड करता हूँ। देखिए, हम पिछले 25-30 सालों से जब भी आलमी मंडी में कीमत बढ़ती है, पाकिस्तान में कीमत बढ़ाई जाती है, फिर आप लोग प्रोग्राम करते हैं। हम्म। इस दफा एक चीज ऐसी हुई है जो पहले तारीख में कभी नहीं जी। कीमत बैठी। उन्होंने जब आलमी मंडियों की कीमत देखी तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कीमत बढ़ाई, लेकिन साथ ही साथ उसी अनाउंसमेंट के अंदर उन्होंने कोशिश की है कि पुअर को प्रोटेक्ट किया जाए, कि गरीब का भी ख्याल रखा जाए। हम्म। तो आपकी कीमत, हुकूमत ने कीमत बढ़ाई और साथ में उसको हम कहते हैं टारगेटिंग दे दी। हम्म। तो सब्सिडी को भूल जाइए, सब्सिडी की गुंजाइश खत्म हो गई। अब टारगेट रिलीफ जो है, जिसको सोशल प्रोटेक्शन भी कहा जाता है, वो तो वर्ल्ड बैंक भी एक्सेप्ट करता है, IMF भी एक्सेप्ट करता है, हमारे IMF के प्रोग्राम में भी है। तो उसमें मोटरसाइकिलिस्ट को कहा गया कि 100 रुपए फी लीटर, उसमें बसेस का 100 रुपए लीटर है, फी लीटर है, ट्रक्स का कुछ 70 से 80 हजार रुपए है। तो ये जो अनाउंसमेंट थी कि एक ही के अंदर आपने इजाफा भी किया, लेकिन साथ ही साथ जो गरीब तबकात हैं उनको माशी तहफ़्फ़ुज़ देने की भी कोशिश की गई। ये ओके। पाकिस्तान की तारीख का एक दफा हुआ। डॉक्टर साहब, मैं अभी थोड़ी देर पहले मिफ्ता इस्माइल साहब का एक ट्वीट देख रहा था जिसमें उन्होंने रफ सा कैलकुलेशन एक शेयर की हुई थी कि जी कस्टम ड्यूटी 24 रुपीज़ 12 पैसा, क्लाइमेट लेवी ₹2.5 तकरीबन, पेट्रोलियम लेवी 160, टोटल गवर्नमेंट टैक्सेस 187, टोटल ये 40.8% ऑफ पेट्रोलियम प्राइस बन रहा है राइट नाउ। सर, किसी और मुल्क में भी इतने ही टैक्सेस, इतने ही लेवी है हमारे इतराफ़ में? इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कहीं पे और भी इतने टैक्सेस हैं? कि दुनिया भर में जो आसान तरीन तरीका है टैक्स इकट्ठे करने का, वो पेट्रोल के ऊपर टैक्स है।
मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ शरह है टैक्स की। ये वाले ये एक वैलिड कंसर्न जरूर है। कल रात की जो इजाफा आया है कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो पाकिस्तान में बहुत हाई। इस वक्त अगर आलमी मंडियों की कीमत बढ़ रही थी तो मैं समझता हूँ कि ये वाजिब एतराज होगा हुकूमत के ऊपर। तो इस वक्त शायद ये मौका दुरुस्त नहीं था कि आप साथ में अपना पेट्रोलियम लेवी की बढ़ा दें। सर जो इजाफा हुआ है जंग से पहले जी। और जंग के बाद वो पाकिस्तान में तो तकरीबन 70% बन रहा है कीमत के हवाले। हम्म कैम्बोडिया में मैं देख रहा था वो 68 बन रहा था और वियतनाम में तो 50% बन रहा है। तो पाकिस्तान में जो इजाफा हुआ है इसमें कोई शक नहीं कि वो बाकी दुनिया के ममालिक हमारे जो हमसाया ममालिक हैं उनके मुकाबले में भी इजाफा ज्यादा हुआ हम्म है। इजाफा होना था ये नागुज़ीर, हम्म इजाफा ज्यादा हुआ है ये वैलिड है। सर ये इसी पे मोहम्मद जुबैर साहब का कंपैरिजन है कि इंडिया में 0%, बांग्लादेश में 13%, श्रीलंका में 14%, अफगानिस्तान में 0% एंड पाकिस्तान में 88% फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज जब से जंग का आगाज हुआ है। देखिए इसमें दो बातें। पहली चीज ये है कि हम किसी बैरूनी मुल्क की करेंसी उठाते हैं हम्म उस करेंसी को ऑफिशियल रेट के ऊपर कन्वर्ट कर देते हैं हम्म और पाकिस्तानी रुपया सामने आ जाता है हम्म और फिर हम कंपैरिजन सामने रखते हैं। ओके अब टेक्निकली ये तरीका जिसको हम मेथोडोलॉजी कहते हैं। हम्म तीन शहर तीन तीन ममालिक उठा लें, तीन शहर उठा लें और वहां पे पानी की कीमत निकाल लें हम्म और फिर हम कहेंगे कि पाकिस्तान में तो सबसे महंगा है। हम्म देखिए ये देखना जरूरी है कि वो पानी दरिया से आ रहा है, हम्म वो पानी से निकाला जा रहा है या वो पानी डिसैलिनेशन प्लांट से निकाला जा रहा है। ठीक है। उसके हिसाब से इसका मतलब ये है कि कीमतें सामने एक आउटपुट है, एक नंबर है। हम्म उस नंबर के पीछे एक पूरा लंबी कहानी हो। हम्म तो वो कहानी को भूल जाएं और सिर्फ नंबर सामने रखते हैं और फिर ममालिक का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो उसमें एक तो जो कुव्वत खरीद है हम्म जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो गायब हो जाता है हम्म क्योंकि हम नॉमिनल प्राइसेस पे कन्वर्ट कर लेते हैं करेंसी। जी। ये मेथडोलॉजी दुरुस्त नहीं है। मैं भी विटनेस हूं, आई एम श्योर आप भी विटनेस हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज भी लोग 28-30 हजार पर मंथ पे काम कर रहे हैं। तो उनका अगर कैलकुलेट करके लाए तो सर वो तो फिर लॉसेस में गए एवरी मंथ, वो तो कर्जों में दबते चले गए। इससे ज्यादा बुरा हाल हुकूमत की अपनी मिनिस्ट्री प्लानिंग कमीशन की एक रिपोर्ट आई है लगभग 3 या 4 हफ्ते पहले। वहाँ ये कहा जा रहा है कि इस वक्त औसतन ऑन एवरेज जो पाकिस्तानी फैमिली है जब वो बिजली का बिल दे देती है, हम्म गैस का बिल दे देती है तो उसके पास खुराक के पैसे पूरे नहीं होते। उसका इफेक्ट ये हो रहा है कि प्रोटीन की कंजम्पशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर बड़ी तेजी से गिर रही है। हम्म जिसका मतलब ये है अब वो रिपोर्ट में खुद से कहते हैं कि तकरीबन 20 ग्राम प्रोटीन। हम्म अब सोचिए कि एक गोश्त की बोटी होती है तकरीबन 20 ग्राम। हम्म तो अब ये कहा जा रहा है कि औसतन पाकिस्तानी खानदान जो एक महीने में कहीं 4 दफा गोश्त खाता था जी। अब वो एक दफा पे आता। हम्म अब प्रोटीन खासतौर पे जो बच्चे पल बढ़ रहे होते हैं उनके उनके लिए कॉग्निटिव कैपेबिलिटी उनकी अकल वो उनके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। जी। तो यहाँ पे ये हाल हो गया है कि अब पेट्रोल का बिल पे करने के बाद बिजली का बिल पे करने के बाद एवरेज पाकिस्तानी फैमिली जो है उसके पास प्रोटीन खरीदने के लिए गोश्त खरीदने के लिए फ्रूट खरीदने के लिए पैसा नहीं बचा। अब हम्म इसको हम कहते हैं इंटरजेनरेशनल लॉस। ये नस्ल दर नस्ल चलता है। ट्रू ट्रू अब ट्रू। इसमें देखिए जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है ये जितना भी मैं गुस्सा उतार लूँ अपने वुज़रा के ऊपर अपने अपने हुक्मरानों के ऊपर अपने रूलर्स के ऊपर वो कम है। लेकिन गुस्से के नतीजे में तेल की कीमत नीचे नहीं आ सकती हम्म। क्योंकि तेल की कीमत इन वुज़रा ने और इन हुकूमत की वजह से नहीं बढ़ी। सर एक मोटा सा कंपैरिजन लोग कर रहे हैं, मुझे उसकी समझ नहीं आई, प्लीज उसको जरा छोटा सा समझाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टेन्योर में 120 डॉलर पर बैरल के ऊपर प्राइसेस गई थी इंटरनेशनल मार्केट में, उन लोगों ने कंट्रोल कैसे कर ली थी प्राइसेस? अब वो सामने रख लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं 2022 की। जी। आलमी मंडियों में कीमत बहुत तेजी से चढ़ी थी और हमारी हुकूमत उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी। उसने ये फैसला किया कि वो कीमत नहीं बढ़ाएंगे।
ओके। उसके नतीजे में मुल्क तकरीबन डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया। तो अब आप सोचिए कि अगर इस वक्त हुकूमत जो है वो आलमी मंडियों की कीमत डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर मुंतकिल नहीं करती है, तो ये मुल्क पाकिस्तान जो है ये डिफॉल्ट की तरफ बढ़ने लगे। ओके। देखिए, दो अजदहा हमने पहले पाल रखे हैं। एक बिजली का अजदहा है, वहां हाँ। पे तो 3,000 और 500 अरब का नुकसान कर चुके हैं। और एक गैस के सेक्टर का अजदहा है, या वहां पे कोई 3,600 अरब का दरपेशी करता है। अब क्या हम ये चाहते हैं कि हुकूमत डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस ना बढ़ाए, जबकि आलमी मंडियां जो हैं वहां पे प्राइस बढ़ गई है, तो हम्म। एक और अजदहा पाल लें। हम्म। और ये तीन अजदहा जो हैं ये हम्म। पाकिस्तान को डिफाइन करें। लेकिन सर फिर वही कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट खत्म हुई तो रिजर्व्स तो अच्छे खासे छोड़कर गए थे वो, तो फिर डिफॉल्ट कैसे कर रहे थे हम? देखिए, 2022 और आज के दरमियान जो करेंसी की डिप्रिसिएशन है, जब आप आदमी मंडी की कीमत लेते हैं तो आपको करेंसी की डिप्रिसिएशन उसके अंदर डालना ओके। होगा। 2022 में दो ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपना अपना तेल की कीमत जो है वो आदमी मंडियों के मुताबिक नहीं बढ़ाई। हम्म। एक श्रीलंका और एक पाकिस्तान। हम्म। उसके बाद आप सोचिए कि ये एक किस्म का एक माइन थी, एक टाइम बॉम्ब था हम्म। जो अगली हुकूमत के लिए छोड़ दिया गया। हम्म। श्रीलंका आपने देखा तो यप। डिफॉल्ट चला गया। यप। पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब करीब था। हम्म। और उसकी निशानी जो है हमारी आलमी मार्केट में जो बॉन्ड चलते हैं हम्म। उनका जो हाल है वो ये बता रहे थे कि डिफॉल्ट कर गया। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, वेरी काइंड ऑफ यू। नाजरीन, जनाब डॉक्टर टीम साहब उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। ऑब्वियसली टफ टाइम्स, लेकिन सबको मिलकर इन टफ टाइम्स का मुकाबला भी करना है, इनको काउंटर भी करना है। होप एंड प्रे एक के डेज टू कम जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कोई प्राइसेस नीचे आ जाएं तो ये गवर्नमेंट आपको और मुझे रिलीफ भी इसी तरह दे जिस तरह निचोड़ा जा रहा है दिस मोमेंट। प्रॉब्लम सादा सा है कि हम पाकिस्तानी यूज टू बहुत जल्दी हो जाते हैं। कोई भी नया टैक्स आ जाए, बिजली महंगी कर दें, तेल महंगा कर दें, गैस तो पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी अब और पहुँची हुई है ऑलरेडी, तो वो यूज टू हो जाते हैं पाकिस्तानी, उसी कीमत के ऊपर अपने आप को सेटल कर लेते हैं और फिर गवर्नमेंट भी कहती है कि ठीक है भाई वो सेटल हो गए, चलन दो। तो लेट्स सी अब रिडक्शन वापस कब आती है, कब प्राइसेस वापस नॉर्मल होती है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, साथ रहिए। नाजरीन, जरा इस सेगमेंट में बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर फ्यूल प्राइसेस बढ़ती हुई, बट एट द सेम टाइम एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की सियासत की जानिब बढ़ती हुई दिखाई देती है। आपने देखा रिसेंटली सीएम खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल अफरीदी साहब ने एक जलसे की अनाउंसमेंट भी की। क्या हुकूमत इजाज़त देगी? और फिर रावलपिंडी में जलसा, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? क्या इमरान खान साहब की रिहाई जलसे जुलूसों से ही मुमकिन है या कोई और स्ट्रेटजी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है? हमें ज्वाइन किया डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब ने, आप सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम सर जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर फ्यूल प्राइसेस पे मैं बाद में आता हूँ, आपकी गवर्नमेंट में क्या थी एंड व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ, बट क्या एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज ही का रास्ता चुना है और कोई ऑप्शन नहीं निकली, मुज़ाकरात हुकूमत के साथ बैठना कहीं पे? देखिए, जलसा करना एहतजाज तो नहीं है। ओके, लेकिन वो जो डे पिक किया गया है, रिजीम चेंज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, तो उससे इंप्रेशन ये आता है कि दैट्स एक प्रोटेस्ट काइंड ऑफ एक्टिविटी होगी। इस तरह है कि उन्होंने कहा है कि हम जलसा करेंगे लियाकत बाग में। ठीक ठीक है। है, दैट्स इट। अब उस जलसे के अंदर हम ये कहेंगे कि यार ये रिजीम चेंज हुआ था, बिल्कुल ओके। होता है। आप ओके। कहेंगे कि प्राइसेस हैं, बिल्कुल उसके ऊपर पर करेंगे। हर पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर, 26वीं तरमीम के ऊपर, 27वीं तरमीम के ऊपर, 2 नंबरी के ऊपर, हर चीज के ऊपर बात होगी। अब आप कहोगे कि यार नहीं, आप कह सकते हो कि जी इन लोगों ने बात करनी है, हम लोग ने जो चोरी की है, मैंडेट चोरी की है, तो ये मैंडेट चोरी के ऊपर बात करेंगे। तो ये समझ लो कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है नहीं, भाई। मैं बिल्कुल नहीं पाकिस्तान कहूंगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। आपका राइट है, नहीं, पॉलिटिकल पार्टी आपका बिल्कुल राइट है, आप करें। कोई कह सकते हैं, कोई कह सकता है, लेकिन आपने जब कहा ना कि ये वो है, ये एहतजाज नहीं है। मतलब आजकल के जमाने में पाकिस्तान में आप किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर लो तो आपको एहतजाज करना पड़ता है। अभी चंद दिन पहले सीएम अफरीदी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उसमें इमरान खान रिहाई, अमन फोर्स, उसमें मेंबरशिप, एक तकरीब हुई बाकायदा, और उसका एजेंडा ही प्रोटेस्ट था। उसका एजेंडा ये नहीं था कि जनाब ये घरों में बैठेंगे हम दुआएं करेंगे या हम बैठ के टॉक शोज में सिर्फ डिस्कस करेंगे। उस अमन फोर्स का पर्पस ही प्रोटेस्ट था, डेडिकेटेड फोर्स जो सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए। सो दैट इज द रीजन आई सेड कि क्या प्रोटेस्ट ही वे आउट है ना? देखिए, प्रोटेस्ट करना गलत बात है। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। तो फिर मैंने कब कहा?
मैं तो आपसे पूछ हाँ रहा हूँ कि नहीं, क्या जो गवर्नमेंट रोज कहती है मुज़ाकरात कर रहे हैं, बैठेंगे अपोजिशन के साथ, पीटीआई के साथ बैठेंगे, गवर्नमेंट ने कब मैं तो उस तरफ मुज़ाकरात लेके किए? जा रहा हूँ आपको डॉक्टर साहब। गवर्नमेंट ने कब मुज़ाकरात किए हैं? गवर्नमेंट ने तो कोई स्पीकर मुज़ाकरात साहब के नहीं साथ है। बैठे हैं, राणा सनाउल्लाह गवर्नमेंट सब ऑफर्स कर चुके हैं। देखिए, राणा सनाउल्लाह साहब, उनके अपने लोग कहते हैं कि राणा सनाउल्लाह साहब के पास इख्तियार नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, कि उनकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि राणा सनाउल्लाह साहब के पास इख्तियार नहीं है। देखिए, बात, लेट्स पुट लाइक दिस, ओके। अगर फर्ज करें मैंने एक किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना है, और ठीक मैं है, चाहता हूं, मैं आपको कहता हूं कि राय साहब हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप मुझे कहते हैं हाँ हुमायूं हम इस टॉपिक पे बात कर लेंगे, और आप वो टॉपिक रख लेते हैं, तो ठीक फिर है, आपके साथ मुझे निगोशिएट करने का मजा आएगा। बिल्कुल लेकिन जब ठीक मैं है। आपको कहता हूँ कि आए हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, और आप कहते हैं कि मैं पूछ के बताऊंगा, तो फिर मैं जिससे पूछ रहे हैं आप, फिर मैं उनसे क्यों ना बात कर लूं? तो यही आज सवाल आपकी खिदमत में रखने लगा था, आप उसी जगह पहले खुद ही आ गए। अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट होती, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट होती, आप लोगों की गवर्नमेंट होती, जो हालातों वाकयात इंटरनेशनली बने हुए, तो डू यू थिंक फ्यूल प्राइसेस आप कंट्रोल में रख सकते थे? देखिए, इस तरह है कि इसी तरह के हालात जो थे ना, वो कोविड के दौरान भी आए हैं। यस। कोविड के दौरान सारी चीजें बंद हो गई थी, हर चीज इसी तरीके से हो गई थी, कुछ चीज चल नहीं रही थी। फ्यूल था या नहीं था, जो भी था $120 पे था, अभी तक $120 पे नहीं गया। नहीं गया, नहीं गया। ठीक है ना? उस वक्त $120 पे था, उस वक्त बाकी प्रॉब्लम थे, जॉब्स ले आती थे। लेकिन उस वक्त देखें, जब इस तरह के हालात होते हैं तो आपको क्या होता है। इमरान खान ने क्या किया था, और मैं बताता हूँ। वो नंबर वन, उन्होंने बिजनेस प्रमोट किया था, उन्होंने दिहाड़ीदार लोगों को प्रोटेक्ट किया था, उन्होंने वहां पे जितने भी लोग थे उनको 10 लाख तक का उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस दी थी, कि यार किसी भी फैमिली के ऊपर ये हालात बुरे हैं तो कोई भी फैमिली किसी भी अस्पताल से जाके ट्रीटमेंट करा ले, उनको वो एक सेफ्टी नेट दिया था। नंबर टू, उन्होंने कहा था कि हालात खराब है लेकिन मैं 10 रुपए, अच्छा हम लोगों ने लेवी जो थी वो हम लोगों ने खाली ₹20 या ₹30 रखी हुई थी, एज अपोज टू 165 या पता नहीं कितना इस वक्त है। तो 162 हम लोगों ने तकरीब। बहुत, हाँ, तो हम लोगों ने बहुत छोटा मार्जिन, बहुत छोटा परसेंटेज लेवी का रखा हुआ था। फिर उसके बाद हम लोगों ने उस लेवी में से हम लोगों ने 10 रुपए और कम कर दिया था, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट। होता क्या है, मैं अपने खर्चे कम करके मैं 10 रुपए का मार्जिन, ये जो कहते हैं ना कि हम लोग आपके सब्सिडी दे रहे फलाना करें, ये उस वक्त भी सब्सिडी दी गई थी ना, जिसमें इन सारे लोगों ने शोर किया था। लेकिन हम लोगों ने जेन्युइन तरीके से, हम लोगों ने सबसे पहले, मैं आपको कहता हूं मैं आपको सब्सिडी दे रहा हूं, ओके। लेकिन दूसरी तरफ से टैक्सेस मैं बढ़ा दूं। आपकी गवर्नमेंट में पेट्रोल बढ़ता था ना थोड़ा सा भी, तो एक प्रोटेस्ट की कॉल आती थी, एहतजाज की कॉल आती थी कि जनाब महंगाई मुकाओ, मार्च आ रहा है इस्लामाबाद की तरफ। तहरीक इंसाफ भी कुछ प्लान कर रही है प्रोटेस्ट वगैरह? नहीं, हमने तो कभी उनको ये कहा ही नहीं था कि हम आपको इजाजत, हम कहते थे 100 बिस्मिल्लाह आओ। हाँ ठीक है। हमने कभी किसी को हाँ, आई रोका? सॉ दैट कि हमने मैंने वो कभी कवर नहीं किए हैं रोका। वो इवेंट। ये सारी चीजें नाउ चलती व्हाट रहती है, सर, उसके बाद आज भी। अवाम क्या करें, आज पाकिस्तान के अवाम क्या करें, दैट्स द क्वेश्चन। मैं ये समझता हूँ अवाम को यहाँ पे देखना चाहिए कि अगर यही लोग इस काबिल होते, ये दोनों पार्टियां इस काबिल होती, तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। क्यों? ये लोग उस वक्त आए गए थे जब पाकिस्तान चाइना से ज्यादा मालदार था। ये लोग उस वक्त आए थे जब पाकिस्तान इंडिया से आगे था। ये लोग उस वक्त आए थे जब पाकिस्तान सिंगापुर से आगे था, जब पाकिस्तान मलेशिया से आगे था। इन लोगों ने आके पाकिस्तान को इन सब से पीछे कर दिया। और अगर आप आज भी आके ये समझते हो कि यही लोग पाकिस्तान को ठीक कर देंगे, तो फिर आप में, मतलब आपसे इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है? 4 साल से ये लोग बैठे हुए हैं, सर दे 4 साल से क्लेम टू इन बी लोगों ने, एक्सपीरियंस्ड, डॉक्टर साहब वो कहते हैं हम एक्सपीरियंस्ड हैं। मुल्क तबाह इसलिए होगा कि इनकी कैपेसिटी नहीं है, ना इनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, ना इनके अंदर किसी और लिहाज से कैपेसिटी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3.5 पौने 4 साल के लिए आई थी। पौने 4 साल में वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 2 दफा 6 GDP को टच किया है। इससे पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिस्ट्री में 2 दफा 6 GDP को नहीं टच किया गया। जब वो तो और जिन जिन लोगों ने टच किया, जिन जिन लोगों ने टच किया, वो ज्यादातर थे, देवर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ये जो डिक्टेटरशिप था। एक दफा 1970s में हुआ था, 1960s में हुआ था, एक दफा 2000 में हुआ था, बस एक ही दफा 6 को किया था, फिर उसके बाद फिर नीचे डिप मार ली थी। तो एज फार एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सन, पाकिस्तान में जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री की जो ग्रोथ थी,
वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में 10.64 कभी नहीं हुई। जो मैक्सिमम हुई है वो 9.6 हुई थी 1960s में, जिसमें हम कहते हैं दैट वाज द गोल्डन ईरा। हम उससे भी बेहतर थे। सर तो आज अगर पंजाब ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी, आज विफाक ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी फ्यूल प्राइसेस देखते हुए। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट भी ऑब्वियसली सरप्लस में है, बजट आपके पास भी वहां पे, व्हाट यू गाइस आर गोइंग टू डू? मेरे ख्याल में इट्स इज अ गुड थिंग कि जब इस किस्म की चीज करें, लेकिन उसके साथ साथ वो बेचारे अभी वो गायों के गोबर के ऊपर भी टैक्स डाल रहे हैं कि गाय ने, वो लोगों ने उनको वो कर दिया कि चलो यार उनको हम डायपर पहना दिया करेंगे, सब कुछ कर देंगे। देखिए इन अ वे मैं दैट वाज अ जोक, लेकिन पाकिस्तान साफ सुथरा रखने के लिए टैक्स लगाने से बेहतर है आप उन लोगों को कि यहाँ गंदगी होगी तो आपको आपको डॉक्टर साहब जुर्माना यहाँ पे होगा। मैं थोड़ा सा कुछ आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहूंगा। मैं एक बहुत अच्छा। छोटा सा जमींदार हूँ, मेरे पास भैंसे भी हैं। मुझे समझ नहीं आ सकी इस टैक्स की, जब से बाज़गश्त है मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ सकी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या फेडरल गवर्नमेंट आके उस भैंस का गोबर उठाती है। वो स्टाफ होता है या जो भी हम जमींदार खुद से जो काश्तकारी कर रहे होते हैं, जिन्होंने भैंसें पाली होती हैं, हम खुद से उठा के उस गोबर को एज खाद इस्तेमाल करते हैं खेतों के अंदर। तो कल एग्जैक्टली से मैं भी सोच रहा हूँ, एग्जैक्टली। मुझे समझ नहीं आ सकी कि ये पता नहीं किस चीज़ का टैक्स था, क्या कोई म्यूनसिपैलिटी का देखिए स्टाफ आता था अगर उठाने, मुझे इस अगर चीज़ की तो समझ उन्होंने नहीं आ सकी। अगर उन्होंने समझ के ये लगाया होता तो आपको भी समझ आ जाती। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक, बड़े वैलिड पॉइंट्स कुछ डॉक्टर साहब ने टेकअप किए। यस, इमरान खान साहब वाला टेन्योर आज लोग कंपैरिजन कर रहे हैं बार बार। कल से मैं देख रहा हूँ जब से फ्यूल प्राइसेस बढ़ी हैं तो उसके बाद से अभी तक हर गुजरते लम्हे कुछ ना कुछ कंपैरिजन आ रहा है, कुछ टाइम पे ये था, उस टाइम पे ये था, उस टाइम पे ये था। लेकिन एग्जैक्टली जब मैं इमरान खान साहब वाले दौर में जाता हूँ तो तब भी बहुत सारे लोग कंपैरिजन किया करते थे। मरियम बीबी की स्पीचेस सारी पड़ी हुई हैं कि तारीख 73 साल की तारीख में 117 या 18 रुपये पे पेट्रोल तब गया था, महंगा पेट्रोल। शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स हैं कि चोर जब होते हैं हुक्मरान तो रेपुटेशन इस किस्म की। रात के अंधेरे में डाका मारा गया, पता नहीं किसने किस पे डाका मारा है, मैं तो शौक में हूँ अभी तक के व्हाट्स कमिंग आ वे। मुझे अभी तक बाकायदा परेशानी है कि हमारे और आपके लिए जो मुश्किलात आएंगी इन डेज टू कम, महंगाई की जो वेव आएगी, उसको कोप अप करना कैसे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, इस सेगमेंट में ज़रा डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट, यस, बार बार वज़रा आ रहे हैं टेलीविजन पे आके अपनी मजबूरियां में बता रहे हैं कि गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम्स थे, ये चैलेंजेस दरपेश थे, दैट इज़ द रीज़न कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ानी पड़ी। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रेट क्या चल रहा है और कब तक हुकूमत वक्त जो है इन्हीं प्राइसेस के ऊपर आपको और मुझे फ्यूल मुहैया करेगी, इस पर ज़रा बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब राना अहमद शरियार साहब ने। राना साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। राना साहब थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। सर बड़ा अच्छा लगा कि मरियम बीबी ने भी अनाउंस कर दिया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पंजाब में जहाँ जहाँ पे है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोहसिन नकवी साहब ने भी अनाउंस कर दिया, बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी इस पर काम कर रही हैं सब्सिडीज़ के ऊपर एंड एवरीथिंग। बट सर कितने % लोग हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं? यू डू अंडरस्टैंड कि महंगाई का एक नई वेव आएगी इतने महंगे तेल के बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बेसिकली ये बहरान जो है ये हुकूमत वक्त का पैदा करदा नहीं है। आपके सामने है कि मशरक़ वस्ता की जो जंग है इसने काफ़ी अफेक्ट किया है, पूरी दुनिया को अफेक्ट किया है और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो इस खित्ते में अफेक्ट हो रहा है। उसमें हमारा तो इख्तियार कोई नहीं, हम तो आपको पता है मीडिएटर का भी रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं जी और कोशिश कर रहे हैं कि दोनों जो ये यूएसए और ईरान है ये वन टेबल पे बैठ जाएं और इस बहरान को भी ख़त्म किया जाए और इस जंग को भी ख़त्म किया जाए। लेकिन कुछ चीज़ें हमारी दस्तरस में हैं, कुछ हमारी दस्तरस से बाहर हैं। अब हम लोगों ने तकरीबन 129 बिलियन का जो सब्सिडी है 2 वीक तक देते रहे और उसके बाद अब ये हालात बने हैं कि हम लोग भी उसको जो है वो नहीं दे पा रहे। तो इस वजह से कल ये कड़वा घूंट हमें पीना पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद आपके सामने है कि हमारी बड़ी बहन मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो लोगों के इस दुख दर्द में उनका जो है मुदावा कर रही हैं और उन्होंने आज जितनी भी लोकल ट्रांसपोर्टेशन है सारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी है। इसी तरह वफाक के अंदर भी हमारे जो है ट्रांसपोर्टेशन फ्री कर दी गई है। फिर उसके साथ साथ आपके सामने है कि जो ये पर एकड़ जो होगी कॉस्ट काश्तकार होगा उसको भी ये डीजल 100 रुपये लीटर के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह मोटरसाइकिल वालों को भी है। लेकिन बात आपकी दुरुस्त है कि ये कब तक होगा, किस तरह होगा, क्योंकि आम बंदे की रसाई जो है वो हर बंदा तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में नहीं आता। लेकिन कुछ चीजें हमारे से बाहर हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना भी रिलीफ लोगों तक पहुंचा सकें। और आपके सामने है कि आर्ली बेसिस के ऊपर सिचुएशन चेंज हो रही है और नो डाउट अगर ये जब प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में डाउन आएंगी तो यूजर के ऊपर इंशाल्लाह। आती है, वी डू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट इज स्ट्रगलिंग विद दैट।
सर मेरा मुद्दा तब उठता है, मुझे प्रॉब्लम तब आएगा आम पाकिस्तानी को, पंजाब में रहने वाले, सिंध बलूचिस्तान में रहने वाले को, कि जब गुड्स ट्रांसपोर्ट वो कहते हैं कि भाई हमने 60% तक किराए बढ़ा दिए हैं। मतलब जहाँ पे 10,000 खर्चा आता था मुझे सब्जी पहुँचाने का या फल पहुँचाने का मंडियों तक, अब वो तकरीबन 15,000 के ऊपर चला जाएगा, 16,000 के ऊपर चला जाएगा। तो सर उसको कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, मीटिंग्स भी कॉल कर रहे हैं, उनके साथ बैठने की भी ज़रूरत है, उनसे बात भी की है और बैठ भी रहे हैं। इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई हल एज़ सून एज़ पॉसिबल निकल आएगा, लेकिन इसमें एक्सक्यूज़ तो इस तरह नहीं है कि हम लोग कहेंगे जी ये हो गया जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई दरमियानी राय निकल आएगी। और ये दरमियानी रास्ता जो है वो इंशाल्लाह जो है बेनिफिशियल होगा। अब इसके अंदर जो है गवर्नमेंट का भी आप देख सकते हैं कि उसके भी हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन वो कोशिश हत्तल मकतूल कर रही है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए। पंजाब गवर्नमेंट ने भी अपना किरदार अदा किया और किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा सर जोड़ के बैठी हुई हैं अपनी कैबिनेट के साथ भी और अपनी जो टीम के साथ भी, ताकि लोगों को जितना रिलीफ दिया जा सके। तो इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि कोई ना कोई ज्यादा पॉजिटिव बेहतर नहीं होता कि सारे सूबे मिलकर पैसे जितना जितना स्पेयर कर सकते रहे, जिस तरह आप सब्सिडी फ्री किए ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ने पंजाब के अंदर, ये सारे पैसे इकट्ठे करके वफाक को कहते हैं कि यार इतनी कैपेसिटी हमारी है, इसको आप सब्सिडी में यूज कर लें ताकि इवन सबको रिलीफ मिलता है उसमें। अब ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने वाले डेटा कहता है कि 5 से 10% लोग भी नहीं है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, तो बाकी 90% कहां जाएंगे सर? देखिए, उसके अंदर आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि ये वफाक को दे दिया जाता, लेकिन ऑस्टेरिटी मेजर्स जो है वो पूरे सूबों ने अपने अपने लेवल के ऊपर लिए हैं। तो उसके अंदर ये उनको अख्तियार दिया, कल मीटिंग काफी देर तक चली, उनको अख्तियार दिया कि आप जो अपनी बकेट के मुताबिक कर सकते हैं उसके मुताबिक आप करें। और हर सूबा जो वो करने की कोशिश कर रहा है। पंजाब ने हमेशा की तरह पहल की है और दूसरे सूबे भी इसको फॉलो कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो आपकी सजेशन है ये बड़ी फ्रूटफुल है और उसके ऊपर भी ऑलरेडी काम हो रहा है कि विद इन द वन अम्ब्रेला जो है इसको टेकअप किया जाए। क्योंकि अगर ये खुदा ना खास्ता मशरिक वस्ता की जंग जो है ये आगे खत्म नहीं होती या जल्द से जल्द खत्म नहीं होती, तो ये खुदा ना खास्ता हालात और वर्स्ट होने की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन उसका जो है उसके ऊपर भी जो हमारे थिंक टैंक है वो वर्किंग कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह समझ आती होगी कि पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। जी नो डाउट इस टाइम तो मसला फिर मैं जब ये बात करता हूं तो फिर मुझे मरियम बीबी की माजी की स्टेटमेंट याद आ जाती है। जब रशिया यूक्रेन की जंग लगी तब भी, जब कोविड आया तब भी शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स भी, मरियम बीबी की स्टेटमेंट्स भी। डू यू थिंक उन स्टेटमेंट्स की दैट टाइम को जरूरत थी? जी देखें, ये वक्त की उस टाइम की जरूरत थी जो जरूरत के मुताबिक चले, लेकिन आज हम लोग खुद डायरेक्टली आप कह सकते हैं जंग से जो है हमारे लिए प्रॉब्लम आ रही है। ये मशरिक वस्ता के हमारे बॉर्डर्स के साथ ये सारे मामला हो रहे हैं और उसका डायरेक्टली इफेक्ट जो है हमें हो रहा है। तो इस वजह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जंग है इसमें से उनको भी निकाले और खुद भी इस प्रॉब्लम में से हम लोग जल्द से जितना जल्द कैटेगोरिकली निकलें। मैंने तो इस सवाल वजह से किया आपके है, मैं सामने आपसे के साथ एक्सपेक्ट करता डॉक्टर हूं कि साहब आप वो कर उतना ही रहे मुझे हैं। सादा सा जवाब दे दें। मैं इस चीज के ऊपर यकीन माने पाकिस्तानी होते, मैं इस चीज के ऊपर बड़ा कायल हूं कि पेट्रोलियम अगर हुकूमत की दस्तरस में नहीं है, पेट्रोलियम की प्राइसेस दे कैन नॉट कंट्रोल, तो फिर इसके ऊपर किसी भी सियासी जमात को सियासत भी नहीं करनी चाहिए। अगर आज तहरीक इंसाफ कर रही है तो गलत है, अगर माजी में पीएमएलएन ने इसके ऊपर की कि जो की तो वो भी गलत था। मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब आपके कंट्रोल में नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट से हमने चीज खरीदनी है, ला के हमने पाकिस्तानियों को दे देनी है, उसमें हाँ टैक्सेस जो हैं वो आपके कंट्रोल में होते हैं गवर्नमेंट्स के, उसके ऊपर आप लोग रीनेगोशिएट कर सकते हैं कि कहीं कम कर सकते हैं, कहीं ज्यादा कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू इज कि उसके ऊपर सियासत क्या की जानी चाहिए पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर या नहीं की जानी चाहिए? जी नहीं, सियासत नहीं की जानी चाहिए क्योंकि अब जो हालात हैं इसको देखते हुए हम लोग भी अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे हैं और उस टाइम जो हालात थे उस टाइम की गवर्नमेंट भी अकॉर्डिंगली एक्ट कर रही थी। तो तब भी गलत था, अगर सियासत की गई तो माजी में भी जब सियासत की गई तो वो भी गलत था और आज किया जा रहा है तो आज भी गलत है। जी बिल्कुल, जब जो आज भी कर रहे हैं आज भी गलत है और जिन्होंने माजी में किया, जिन्होंने माजी में स्टेटमेंट दी वो भी गलत थी। जी बिल्कुल, माजी से हम लोग सीख रहे हैं और हम लोग मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैं दो स्टेटमेंट्स के ऊपर सिर्फ आपका रद्द-ए-अमल चाहूंगा, मरियम औरंगजेब साहिबा और मरियम नवाज साहिबा, दोनों ने इसके ऊपर स्टेटमेंट्स दी और बड़ी दबंग किस्म की स्टेटमेंट्स दी। जी हम लोग अपनी लीडरशिप के साथ और उनके मौकफ के साथ खड़े हैं और स्टेटमेंट्स को अब मेरे ख्याल पीछे बुला के हमें जो इस टाइम करंट बुरान है, जो सिचुएशन है उसको आगे देखते हुए अपनी लीडरशिप जो हमारी लीडरशिप हमारे मुल्क की खातिर कर रही है उसको हमें आगे लेके चलना चाहिए और साथ साथ जो है हमें भी उनका साथ देना चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको इस बहरान से निकाले और पाकिस्तान को आगे लेके चले। आमीन आमीन। राना साहब थैंक यू वेरी मच टाइम, वेरी काइंड ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। जनाब राना अहमद शहरयार साहब,
मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग एक चीज़ के ऊपर बड़ा मुत्तफिक हूँ पाकिस्तानी होते हुए, जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में है मैं उन पर बात कर सकता हूँ, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैंने कहीं से कुछ चीज़ खरीदनी है, पाकिस्तान लानी है, ला के पाकिस्तानियों को देनी है, उसमें टैक्सेस यस गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट मेरे कंट्रोल में नहीं है। सो अगर मेरे कंट्रोल में नहीं है तो फिर किसी को भी सियासत नहीं करनी चाहिए ना। लास्ट टेन्योर पीटीआई का था, उसके ऊपर बहुत सियासत हुई, पेट्रोलियम प्राइस के ऊपर नीचे स्टेटमेंट्स आती रही। आज पीटीआई स्टेटमेंट्स दे रही है, आज मैं देख रहा था लोग डिफरेंट कैलकुलेट कर रहे हैं कितना टैक्स है, इतना टैक्स है। हाँ, लेवी जो है, टैक्सेस जो है, उनके ऊपर जरूर बात की जानी चाहिए क्योंकि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इंटरनेशनल मार्केट से उठा कितने में रहे हैं, दैट्स नॉट, वो कंट्रोलेबल नहीं है किसी के लिए भी, वो हमारे कंट्रोल में नहीं। एनीवेज, एक छोटा सा ब्रेक, रिसास के ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। नाजरीन, जरा इस सेगमेंट में हालिया कॉन्टीन्यूड वॉर जिसको महीने से ज़्यादा हो गया है, ईरान, इजराइल, अमेरिका, इस जंग के ऑब्वियसली पूरी दुनिया के ऊपर असरात हैं, इकनॉमिक इम्प्लिकेशंस तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। उसी का तसलसल या एक सिलसिले की कड़ी आपने देखी कि रिसेंटली पूरी दुनिया के अंदर फ्यूल प्राइसेस में जो हाइक्स आ रही हैं, पाकिस्तान में भी रात को हमने विटनेस किया। व्हाट एग्जैक्टली इज कमिंग आवर वे इन डेज टू कम, क्या होने जा रहा है उसके ऊपर बात करते हैं कि क्या ईरान की यही वॉर स्ट्रेटजी रहेगी, अमेरिका इजराइल की यही वॉर स्ट्रेटजी रहेगी, इस पर ज़रा बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया सीनियर एनालिस्ट है हमारे सलमान जावेद साहब। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर टाइम। सलमान साहब, ये फरमाइएगा कि सो फार ईरान ने जो अपनी करंट उनकी वॉर स्ट्रेटजी है, इससे गेन क्या क्या किया है? अच्छा देखें, इनिशियली तो जो नज़र आ रहा था, ये नज़र आ रहा था कि शायद ईरान ने काफ़ी जिद पहुंचाई है अमेरिकन को भी और इसके अलावा इसराइलीज को भी। और ज़ाहिर है एक जो फिजा थी जो शुरू में हुई थी कि चूंकि वो एक कमज़ोर मुल्क है, एक सैंक्शन मुल्क है, और फिर ऑफकोर्स एक मुस्लिम सेंटीमेंट भी तरह हमारा बैठ था, तो हम लोग थोड़ा सा अनऑब्जेक्टिवली इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे कि शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया। जब हम डाटा देखते हैं तो हम ये समझ में आती है कि जितने भी अभी तक उन्होंने अटैक्स किए हैं फॉर द अरब स्टेट, जो कि नॉर्मली अरब स्टेट आस पास उनके मौजूद है, 17% सिर्फ जो है वो अमेरिकन या इजरायली जो फंसे हैं या जो उनके टेरिटरीज है उस तरफ के हैं। तो गेम की तरफ अगर आप देखते हैं तो उन्होंने एक स्टेट ऑफ हुर्मुज को जो वेपनाइज करके उसको एक प्रेशर काम में कन्वर्ट किया है, वो इनिशियली तो एक गेम के तौर पर सामने नजर आ रहा था, बट नाउ अभी वो वेपन जो है वो अमेरिकन या इजराइलीज को तो हर्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो उल्टा अरब स्टेट्स को, गल्फ स्टेट्स को, और साथ ही साथ पाकिस्तान, इंडिया, यानी साउथ एशियन रीजन या सेंट्रल एशियन रीजन या फिर फार ईस्ट का जो रीजन है उसको वो हर्ट कर रहा है। सो मच सो कि वो चाइना को भी जिक पहुंचा रहा है। तो जो उनके गेंस थे इनिशियल, वो जो लॉन्ग हैगिंग फ्रूट थे उनके शुरू के मिलिट्री स्ट्रेटेजी के अंदर, वो तो उनके जो है वो कहीं पे नजर आते हैं अगर उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुश बैक दिया है, फाइट की है, बावजूद इसके कि डीकैपिटेशन हुई उनके सारी कैपिटेशन के बावजूद उन्होंने सस्टेन किया। वो जो शायद ट्रम्प चाह रहे थे कि किसी तरीके से उनके अंदर से एक आवाम उठे और उनको टपल कर दे, वो नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद जो एक्सपेंशन है इनकी, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है मिलिट्री की, उसके अंदर उन्होंने बजाय से जो असल दुश्मन था उसका जिसने उसके पर अटैक किया उसको वो किसी तरीके से जिक पहुंचाते, उन्होंने उल्टा जो आसपास के उनके दोस्त ममालिक थे या नेबरिंग ममालिक थे मिडिल ईस्ट के अंदर या हमारी तरफ, उनको जो है वो मेरा ख्याल है कि नुकसान ज्यादा पहुंचा दिया। इसकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, मतलब व्हाट आर द टारगेटिंग, वो क्या टारगेट अचीव क्या ईरान इससे करना चाह रहा है? देखें, अचीव जो है वो जाहिर है अगर आप स्टेट ऑफ हुर्मुज को वेपनाइज करें, और मजे की बात यहाँ में मैं थोड़ा सा ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भी और मैरीटाइम एस्पेक्ट भी डाल दूं कि जो स्टेट ऑफ हुर्मुज है ये बहुत से लोगों के अंदर एक शायद गलतफहमी पाई जाती है कि शायद वो ईरान की टेरिटरी है, ऐसा नहीं है। उसका एक हिस्सा, छोटा सा पोर्शन ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स या उसकी टेरिटोरियल बनती है दूसरी साइड पे ओमान की, और बीच का जितना भी हिस्सा है वो सारा का सारा इंटरनेशनल वाटर, वो इंटरनेशनल वाटर वो पूरी दुनिया की मिल्कियत है। वहाँ से जितनी भी ट्रेड होती है वो मैरीटाइम इंटरनेशनल लॉ जो मैरीटाइम का है उसके तहत वहाँ पे ऑपरेट होती है। तो उसको ब्लॉक करना ये एक्चुअली तो इनिशियली तो एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के तौर पर अच्छा हो सकता है कि आप कुछ ममालिक को मजबूर करेंगे जी, देखें अगर हमने इसको ब्लॉक कर दिया तो आप लोगों की ट्रेड खराब होगी, तो काइंडली अमेरिका को दिखाना वो करें, प्रेशराइज करेंगे, वो खत्म करेंगे। लेकिन इसको प्रोलॉन्ग करना ये ज्यादा हर्ट करे। तो बेसिक अचीवमेंट जो इस्तेमाल करना चाहते थे जिस काम के लिए, वो तो उनका पूरा नहीं हुआ, बल्कि वो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर भी एक नेगोशिएशन बार्गेनिंग चिप के तौर पे काम में नहीं आया। अभी ट्रम्प ने जो नेशन के साथ उसने अपने कौम के साथ जो खिताब किया बात तो उसने साफ कह दिया, उसने कहा जी आप जाने स्टेट ऑफ हुर्मुज जाने, हमारा से कोई ताल्लुक नहीं। तो मिलिट्री स्ट्रेटेजी अगर आपकी थी भी तो वो वहाँ पे थोड़ी सी फ्लॉड होगी और उसको मेरा ख्याल है उनको रिवाइज करने की। सलमान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सलमान जावेद साहब हमारे साथ
करंट सर्कमस्टांसेस, ऑनगोइंग वॉर, ऑब्वियसली एनर्जी क्राइसिस और काफ़ी सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इन डेज़ टू कम वो भी आपकी खिदमत पे रखे जाएँ। इसके रिप्रिकॉशंस ऑन डेज़ टू कम क्या क्या हो सकता है उसके ऊपर भी इन डेज़ टू कम हम बात करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।